आज जो है हम जो क्विकली देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें जो हैं हमने इस जो है फाइनल में कवर करनी है। एक तो हमने अकाउंटिंग साइकिल तो पढ़ लिया था। अकाउंटिंग साइकिल के एंड पे हमारे पास कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी जो हमने देखा था कि हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज हैं और क्लोजिंग एंट्रीज हैं, राइट। और क्लोजिंग एंट्रीज और एडजस्टिंग एंट्रीज में हमने जो है वो ये देखा था कि हम जो है क्लोजिंग एंट्री जो है वो बिल्कुल जब हमारे पास अकाउंट्स फाइनल करते तब करते हैं, लेकिन एडजस्टिंग एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, जहाँ पे हमने कुछ एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना होता है और कुछ है हमने रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करना होता है और कुछ हमने एसेट्स को जो है वो कन्वर्ट करना होता है एक्सपेंस में और कुछ हमने लाइबिलिटीज को कन्वर्ट करना होता है रेवेन्यूज में। तो ये हमारे पास वो चार जो है मेथड है, वो जरूर देख लीजिएगा। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको बताया हुआ है। तो उसमें हमने एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो होती है सारे का सारे जो हमारे होते हैं वो टेम्परेरी अकाउंट्स के लिए होते हैं। टेम्परेरी अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो इनकम स्टेटमेंट के साथ अटैच होते हैं। इनकम स्टेटमेंट के साथ रेवेन्यू होता है, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड एंड क्लोज टू द इनकम समरी अकाउंट। ये देखें हमने क्या किया था कि हमने जो है इनकम समरी अकाउंट में जो इसका रेवेन्यू जो है हमने रिकॉर्ड किया, इनकम समरी अकाउंट जो है हमने डेबिट किया था और रेवेन्यू क्रेडिट किया था। इसी तरह से हमारे पास जो है जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने जो एक्सपेंसेस को उनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं और इनकम समरी अकाउंट को जो है वो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, ये हमने ये यहाँ पे देखें रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आप देखें तो ये मैं आपको एटलीस्ट दिखा देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फी अर्न जो है वो भी डेबिट कर दिया हमने क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट था। फिर हमने जो है कमीशन और रेवेन्यू उसको भी डेबिट कर दिया और इनकम समरी अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये 35,000 जो आपको नजर आ रहा है इनकम समरी अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। अच्छा, फिर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं उनको हम क्लोज करते हैं। उनको क्लोज करने के लिए जाहिर है उनका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, उसको क्लोज करने के लिए हमें जो है उनको क्रेडिट करना पड़ता है। तो इनकम समरी अकाउंट हमने 6,000 से डेबिट किया और ये जितने भी एक्सपेंसेस सारे इनको हमने क्रेडिट कर दिया, तो इनकम समरी अकाउंट में वापस ये आ गया बैलेंस। फिर हमारे पास जो है हमने अब इनकम समरी अकाउंट को जो है क्लोज करना है और वो क्योंकि ये हमने इसको देखा 35 को क्लोज कर दिया था तो इनकम समरी अकाउंट डेबिट और हाजिरा कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, एक चीज़ और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, लेकिन ये लेक्चर आप जो है जरूर सुनिएगा, एग्जाम से पहले भी जरूर सुनिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि हमारे पास जो है एडजस्टिंग एंट्रीज जो होती हैं उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसा बताया था, एडजस्टिंग एंट्रीज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। एडजस्टिंग एंट्रीज में जो है हमारे पास ऑलवेज देयर विल बी दी वन इनकम स्टेटमेंट अकाउंट एंड वन बैलेंस शीट अकाउंट। कभी भी कोई एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो ऐसी नहीं होगी जिसमें इनकम समरी अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट दोनों इकट्ठे आ जाए या दोनों इनकम समरी अकाउंट इकट्ठे आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज एक सॉरी जो है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट या बैलेंस शीट के अकाउंट एक जरूर आएगा। दोनों में ऑलवेज एक इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट होगा और एक बैलेंस शीट का अकाउंट। ये आपने याद रखना है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप ये देखें कि आप जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें दोनों इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट आ रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट मतलब है कि रेवेन्यू एक्सपेंस दोनों आ रहे हैं, तो वो आपकी एडजस्टिंग एंट्री नहीं है। अगर आप ये देखें कि आपके किसी भी एडजस्टिंग एंट्री में आप ये देखें कि दोनों बैलेंस शीट अकाउंट आ रहे हैं, बैलेंस शीट अकाउंट कौन से होते हैं? ड्यूटी, अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, लाइबिलिटी जितनी भी हैं सारी की सारी, फिर एसेट्स सारे के सारे हमारे पास आते हैं। इसमें जितनी भी कैटेगरीज हैं, लॉन्ग टर्म एसेट, करंट एसेट, जो व्हाट्सएवर जो एसेट्स कैश वगैरह सब, ये सारे के सारे हमारे पास ये बैलेंस शीट अकाउंट है। और थर्ड इसकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें कैश का अकाउंट कभी भी नहीं आएगा। याद रखें, एडजस्टिंग एंट्रीज में कैश का जो हमारे पास अकाउंट है वो हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना? ये एडजस्टिंग एंट्री के करेक्टर्स हैं। क्योंकि हमने एडजस्टिंग एंट्री ये रेंट पे करनी होती है तो तीन चीजें अभी तक देखी हमने। एक ये है कि ये एट द एंड ऑफ पीरियड रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड ये है कि इसमें एक इनकम स्टेटमेंट अकाउंट होगा और एक बैलेंस शीट अकाउंट होगा। थर्ड ये है कि इसमें कैश अकाउंट कभी भी यूज नहीं होगा। एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास हो गई।
अब हम मैं क्विकली लेके जा रहा हूँ आपको आगे कि हमारा मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में हमारे पास क्या होता है कि एक चीज हम और इसमें ऐड करते हैं, वो हमारे पास होती है ओपनिंग इन्वेंटरीज एंड क्लोजिंग इन्वेंटरीज। मैन्युफैक्चरिंग में जब जाएंगे तो हम और भी बहुत सारी चीजें ले आएंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ तक जो हमने पढ़ा था वो देखिए हमारे पास क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंटरी होती है प्लस परचेजेस होती है लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ जाती है, राइट। ये देखिए हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया, और क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस की तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया तो फिर हमारे पास ये आसान होता है, हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सेल जो है हमारे पास फर्स्ट इतनी आ गई है, राइट जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आइडिया करता हूँ। सेल्स हमारे पास ये है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या किया ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज इसमें ऐड की, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल सेल इतना आ गया, लेस क्लोजिंग एंड आ गई, तो हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और अगर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग जो है एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, राइट जी, जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो दिया जाए नेट प्रॉफिट आ जाए। ये क्योंकि हमने मिड के बाद पढ़ा था और ये चीज़ें हमने बाद में देखी हैं, तो इसलिए इसको भी आपने बड़े गौर से देखना है, राइट। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज द बैंक रिकॉन्सिलेशन। बैंक रिकॉन्सिलेशन जो है हमने बड़े डिटेल से की थी, क्लास में एग्जांपल भी की थी, हमने यहाँ भी कुछ एग्जांपल की थी कि बैलेंस एज पर बुक क्या होता है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या होता है। इट इज प्रैक्टिकली नेवर पॉसिबल नहीं है कि आपका जो है बैंक का बैलेंस और बुक का बैलेंस सेम हो, इसलिए हमें हर पीरियड एंड पे, पीरियड एंड 1 डे भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, और 1 मंथ भी हो सकता है, और 1 ईयर भी हो सकता है। नॉर्मली हम जो है मंथली एंड ईयरली बैंक रिकॉन्सिलेशन तैयार करते हैं। तो मंथली जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन जब तैयार करें या ईयरली बैंक रिकॉन्सिलेशन तैयार करें, उसमें हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है कि जो है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एंड बैलेंस एज पर जो है वो बैंक स्टेटमेंट वो दोनों एक जैसे आ जाए, ठीक है। उसको रिकंसाइल करने के लिए हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट ट्रांजेक्शन दी होती हैं, बड़ी बेसिक ट्रांजेक्शन दी होती है, तो वो हम जो है उसमें से इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं प्लीज। हेलो, जी सर। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा अभी तक जो पढ़ा है? नो सर। एनी क्वेश्चन एनी प्रॉब्लम? मैं आपको बेटा क्विकली ब्रीफ कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है ये चीज़ें कौन कौन सी आनी है। एक टॉपिक हमारा रह गया है, इन्वेंट्री का टॉपिक रह गया अनफॉर्चुनेटली, उसमें हमें लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज इन्वेंट्री सिस्टम सारा रिकॉर्ड करना था। वो हमारा एक टॉपिक जो है हमसे कवर नहीं कर सके हम, तो बहर चलें, ठीक है। अगर वो एग्जाम में उसका क्वेश्चन आ गया तो मैं सबको फुल मार्क्स दे दूंगा उसको, ठीक है। सही है, थैंक यू ओके सर। सर। तो अब ये है कि हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलेशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो एक और चीज़ है, उसको हम ये हमारे पास जो है इसको मैं रिपीट कर दूँ, ये तंग कर रहा है। ये वर्कशीट हम कर चुके हैं पहले, इसका जो है हमें प्रैक्टिस बड़ी सख्त ज़रूरत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाए। अच्छा, जो टॉपिक्स हमने अब पढ़े हैं, जो रिसेंट पढ़े हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़ाहिर है, उसमें से बहुत ज़्यादा हमारे सिलेबस में आएगा। हमने कहा था अनकलेक्टेबल अकाउंट ऑफ डेटर्स, ठीक है। ये जो होता ये है कि मैं ये पढ़ा चुका हूँ, वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको मैं दोबारा क्यों बताऊँ, लेकिन चलने बहरहाल होता ये है कि जब भी हम सेल करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो सेल करते हुए हमने एहतियात नहीं की, बट हम जितनी भी केयर कर लें, ये एक छोटी मुल्क है या बड़ा मुल्क है, जो मर्जी जो भी कंट्री है, उसमें होगा क्या कि उसमें हमारे पास जो है ऑलवेज देयर इज अ रिस्क कि कुछ अकाउंट हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब भी हम क्रेडिट सेल करेंगे, देखिए कैश सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश सेल्स हमने की, जब पैसे आ गए बात खत्म हो गई। क्रेडिट सेल्स में हमने सेल कर दी है, पैसे हमने रिसीव करने हैं। नॉर्मली
एक और टॉपिक जो हमारे पास रह गया है वो डिटेल से हमने करना था। इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, इसमें मैं थोड़ा बता दूं आपको। हम जब सेल करते हैं तो हम कहते हैं कि 1/10 एंड नेट 60। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है बेटा, ये आपने याद रखना है कि हम जो है जब सेल करते हैं तो उसमें हम जो ऑफर करते हैं कि 1/10 नेट 60 का मतलब क्या होता है कि अगर आप 10 डेज में पे कर देंगे तो हम आपको 1% डिस्काउंट देंगे, वरना नेट 60 ज़्यादा हो गया उसको नेट 30 कर देते हैं। ये भी टर्म पे डिपेंड करता है, कुछ बिजनेस बड़े होते हैं वो नेट 60 करते हैं, कुछ बिजनेस जो हैं वो छोटे होते हैं वो नेट 30 कर देते हैं। तो लेकिन आपने जो ग्रॉस अमाउंट पे करनी है वो आपने पे करनी है जो है 30 डेज के अंदर पे करनी है, ठीक है। इसलिए जब पैसे रिसीव करेंगे, अगर किसी ने पैसे हमें जो है विद इन 10 डेज पे कर दिए उसको हम डिस्काउंट दे देंगे 1%। और अगर जो है उसने पैसे हमें नहीं पे किए विद इन टाइम पीरियड तो फिर उसको पूरी अमाउंट पे करनी पड़ेगी 30। लेकिन जरूरी नहीं कि वो 30 डेज में पे करे, कुछ लोग होते हैं वो जो है 30 डेज में पे नहीं कर सकते। तो फिर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर कहा कि जो हमारे पास अनकलेक्टेबल अकाउंट्स है या जो है बैड डेट्स अकाउंट्स है तो उसको निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और एक हम कहते हैं बैलेंस शीट अप्रोच। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में हम ये करते हैं कि वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बिजनेस 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 किस टाइप का है, लोग किस तरह के हैं, कहाँ हम डील कर रहे हैं। तो उस हिसाब से सेल्स का 0.5% या 1% या 0.75% या 1.25% या 1.5% या हम इतना जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं एज बैड डेट एक्सपेंस या अनकलेक्टेबल अकाउंट, ठीक है। लेकिन एक चीज जो है जो मैंने क्लास में बताई थी, मैं दोबारा बार बार इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि हमें ये पता नहीं होता है कि हमने कौन से अकाउंट जो हैं वो हमसे जो लोग पैसे नहीं पे करेंगे, हो सकता है वहाँ पैसे ना पे करे, मलाइका पैसे पे ना करे, जिगर साकिब पे ना करे, जो भी हो सकता है। इसलिए हमें ये नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, हम एक जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। फर्ज करें हम ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि जो है किसने पैसे पे करने हैं, तो हम किसी का नाम लिखने के बजाय हम यहाँ पर लिखते हैं बैड डेट एक्सपेंस या अनकलेक्टेबल, ठीक है, डेबिट। और फर्ज करें हमने कहा 10,000 जो हमने कैलकुलेशन की थी, अब डिपेंड करता है कैलकुलेशन हमने कैसे की थी, या हम इसको 1 लाख कर लेते हैं। और यहाँ पर हम एक और अकाउंट डालते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये क्रेडिट होगा। अच्छा एक बात आप याद रखें, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो बात बहुत जरूरी है कि ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ये भी हमारे पास एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। ओके सर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी हमारा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। जब बैलेंस शीट में हम कहेंगे जी हमारे पास रिसीवेबल जो है वो 50 लाख हैं, उसमें से प्रोविजन जो है हमारे पास वो है इसकी 1 लाख की है, तो हम फिर क्या करेंगे, हम उसमें से इसकी जो बुक वैल्यू निकालने के लिए, जो बुक वैल्यू ऑफ द रिसीवेबल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जनाब टोटल रिसीवेबल्स जो हैं हम लिखेंगे यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास फर्स्ट करें जो है 12 लाख है, ठीक है, मतलब 12 बिलियन है। उसमें से हम माइनस करेंगे फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट। ये देखें ये बैड डेट्स लिखना या अनकलेक्टेबल अकाउंट लिखना ये सेम है, ठीक है।
कुछ लोग बैड का लफ्ज यूज करते हैं, कोई जो है, मैं इसलिए दोनों यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि आप कहीं भी प्रोविजन फॉर अनकलेक्टेड अकाउंट्स, ये हो जाएगा, राइट। यस सर। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा नेट अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो हमारे पास आ जाएंगे दिस माइनस दिस, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जो हमारे पास अमाउंट अपेयर हो रही होगी वो 11.9000 ये अपेयर होगी। इसमें कोई चीज कोई क्लियर ना हो, कोई क्वेश्चन हम क्लास में बात से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जो कैंपस में क्लास थी, लेकिन कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। नो सर। क्लियर? यस सर। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो है, जब हम अप्रोच फॉलो करते हैं, बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करते हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल की हमें एजिंग करनी होती है। स्पेलिंग अगर मिस्टेक है तो उसको कोई बात नहीं, ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, तो इधर आ गए हम। जी, अब हमने निकालना होता है अकाउंट एजिंग ऑफ अकाउंट्स। ये मैंने यहाँ पर जो है एक एजिंग डाल दी है, ठीक है ना। और ये आपको सारा जीरो जीरो नजर आ रहा है क्योंकि मैंने सब ये जीरो कर दिया था। तो मैं इसको जो थोड़ा सा ओपन करता हूँ और इसको परसेंटेज में शो करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको जो है, अगर इजाजत दें, यहाँ पर हम कहते हैं कि नॉट येट ड्यू, ठीक है। अब जो नॉट येट ड्यू है ना, बल्कि ये जो परसेंटेज बहुत कम है, ये तो तकरीबन जो इतनी देर होती है 50% पे चली जाती है, इतना ये 20% पे चली जाती है, ठीक है ना। और ये जो है मे बी जो है 8% पे चले जाए। और नॉट येट ड्यू जो है, अभी हमने सेल तो कर दी है, लेकिन उसके अभी तक जो है हमारे पास पैसे नहीं आए हैं, ठीक है। अब ये बात आपको समझ आ गई? यस सर। सर एक दफा बस फिर समझा दें। बेटा हमने ये किया, हमने जितने भी हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे ना, उसको हमने उसकी एजिंग कर ली। हमने देखा कि कुछ हमने अभी सेल की है तो वो तो अभी तक ड्यू नहीं हुए, लेकिन हमें पता कि जो ड्यू नहीं हुए ना उसमें भी तकरीबन 1% लोग हमें पे नहीं करेंगे। तो देखा कि जो तकरीबन 1 to 30 डेज जो है ओवर ड्यू हो गए हैं, तो उसमें पता लगा कि 2% जो है हमारी अमाउंट है वो कलेक्ट नहीं होगी, ठीक है ना। उसके हमने परसेंटेज यहाँ निकालते गए। फिर यहाँ पे जो 30 to 60 डेज है उसमें 5% जो हमें अमाउंट नहीं मिलेगी। और 60, क्यों हमें पता नहीं कौन पे नहीं करेगा, ये हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इतने हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, राइट। तो फिर हमारे पास जो है, जो 60,000 है, 60 to 80 डेज है, उसमें इतने लोग पे नहीं करेंगे, तो 180 30 डेज है, उसमें 20% लोग पे नहीं करेंगे। और मोर देन 360 जो है वो तो 50% लोग हमें पे नहीं करेंगे, तो हमें चांस है कि मिल जाए कि जो जिसने 1 साल हो गया पैसे नहीं दिए, तो वो पैसे कहाँ देगा वो, ठीक है। शायद कोई दे दे गलती से, जिसको बहुत ही प्रेशराइज करें,
तो पकड़ा जाए तो दे दें, केस कर दें, लीगल एक्शन करें, लीगल एक्शन करते हैं फिर हम उस पर कवर, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट बन जाती है। ओके सर। तो जो जितनी ये अमाउंट बनेगी उसकी फिर हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे अनकलेक्टेबल अकाउंट्स 81,007 डेबिट और प्रोविजन राइट, यहाँ पर हम जो है अगले साल अमाउंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जितनी भी 87,000 समथिंग है, ठीक है। अब हुआ ये कि एक्चुअली जो है वो वहाब ने हमें पैसे पे ही नहीं किए। वो कहता जी मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ, तो मेरी तो बिजनेस बंद हो गया, मैं कहाँ से पे करूंगा। जब बिजनेस बंद हो गया तो फिर हमने क्या करना है, क्योंकि हम एक दफा बैड डेट एक्सपेंस या अनकलेक्टेबल एक्सपेंस हम एक दफा रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो दोबारा एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन ये जो प्रोविजन है इसमें से माइनस कर देंगे। जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल में आ रहा होगा ना सब लेजर में, तो वो हम लिखा होगा हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पर जो है अकाउंट रिसीवेबल। असल में मेरा नेट का प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से आपको जो है वो कवर कर दूँ, क्योंकि मेरा नेट नहीं आ रहा, तो मैंने इसको हॉटस्पॉट पे लगाया हुआ है, ठीक है। ओके सर। अकाउंट रिसीवेबल, फर्ज करें कि इसने 8,000 पे करने थे, वहां आपने नहीं पे किए, हमने कहा जी 8,000 डेबिट, और आगे हम नाम लिख सकते हैं इसका कि जनाब ये जो है वहाब ने हमें पे नहीं किए, राइट। और अब यहाँ पर हमें कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर अनकलेक्टेबल या बैडर्स, ठीक है। राइट कर दें, ये जब भी करेंगे, 1 साल बाद करें, 2 साल बाद करें, ठीक है ना। ये डेट हम, ये भी हम ईयर 3 में कर रहे हैं या जो है ईयर 2 में कर रहे हैं, हम तुम देखा पैसे पे करने नहीं है, राइट ऑफ कर दिया, तो अब देखिए इसने हमारे एक्सपेंस को हिट नहीं किया, हमारे अकाउंट रिसीवेबल तो कम हो गए, लेकिन इसने हमारे एक्सपेंस को हिट नहीं किया, ठीक है। अब अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पहले कि डिस्कनेक्ट हो जाए, डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास बेसिकली हम 3 तरह कह सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक एक्सेलरेटेड मेथड है, और एक यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड है। अब एक्सेलरेटेड मेथड के आगे बहुत से मेथड्स हैं, हम ज़्यादा सारे नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसमें से जो है वो 2 टाइप्स ही कर रहे हैं। एक होता है 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और एक होता है 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये 200% और 150% किसका है? होता यह है कि जब स्ट्रेट लाइन की हम बात करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन, अभी हमें कहा कि जनाब एक एसेट हमारे पास है, फर्ज करिए ये एसेट हमारे पास है, इसकी जो है हम यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन और इंसर्ट कर देता हूँ। लाइफ ऑफ, फर्स्ट करें व्हीकल की बात कर रहे हैं तो हम वही कर लेते हैं 5 years, ठीक है जी। 5 साल इसकी लाइफ है, तो देखिए ये बहुत आसान है। अब 50,000 इसकी बुक वैल्यू है, ये डेप्रिसिएबल वैल्यू है। मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा याद रखना है कि हमने डेप्रिसिएबल वैल्यू को ही यूज करना है, ठीक है ना। उसके लिए तो ये हमारे पास है वेरी इजी, हम जो है बहुत आराम से दिस F4 करके इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 5 years की लाइफ है, ठीक है ना। तो हर साल इतने ही जो है डेप्रिसिएशन होगी। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्या होगी, ये आपको पता है कि एक्यूमुलेट होती है, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है,
और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट में हमेशा जो ये है जहाँ डेप्रिसिएशन जो है वो जमा होती रहती है, तो ये प्रीवियस डेप्रिसिएशन जितना बैलेंस होता है प्लस इसमें जो है वो नई डेप्रिसिएशन आ जाती है। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम अगर फॉर्मूला कॉपी कर लें तो ये ऐड करता जाएगा। तो ये देखिए बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू ऑलवेज क्या होती है ना, कॉस्ट ऑफ जो है एसेट माइनस टेकिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखें कि 5 साल बाद हमारे पास जो है वो इसकी बुक वैल्यू जो है, इसमें देखते हैं कि क्या मसला हो, इसको हम ठीक कर लेते हैं। दिस 17,000, अच्छा वो मैंने फिक्स नहीं किया, 4 के माइनस दिस, अब इसमें कॉपी कर, अब आप ये देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमारे पास एसेट है उसमें से जितनी डेप्रिसिएशन मैं रिकॉर्ड माइनस करता जाता हूँ वो उसके बाद बुक वैल्यू आती रहती है। ठीक है, ये जो है मतलब कि थोड़ा सा मैंने इस टेबल को चेंज किया ताकि आपको आसानी समझ आ जाए। जो टेबल मैंने क्लास में डिस्कस किया था वो भी ठीक है, और वैसे करेंगे वो भी हमारे पास ठीक है, इस ऑलवेज गुड। ठीक है ना, तो इस तरह से भी ठीक है, दोनों तरह से जो टेबल पर्सन वाले हैं आप हमारे पास वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो एक प्रॉब्लम और आता है, वो प्रॉब्लम हमारे पास ये आता है कि जरूरी नहीं कि हम जो है एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड ही कोई चीज परचेज करें, भाई हम कभी भी परचेज कर सकते हैं। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद साल शुरू हो गया तो हम ये नहीं कि हम पूरे साल का इंतजार करेंगे, जब साल खत्म होगा फिर हम परचेज करेंगे, वी आर गोइंग टू परचेज एट द ईयर एंड, तो वी कैन परचेज एट एनी टाइम, राइट। तो जब हम किसी वक्त भी परचेज कर सकते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसी लिहाज से उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें। जब आप आगे जाएंगे माशाल्लाह पढ़ेंगे तो जो IAS जो है 16 जो है वो डील करता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के साथ, तो वहाँ पर जाके आपको अंदाजा होगा कि इसके कितने रूल्स हैं, हम किस तरह से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्लांट इक्विपमेंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो अब अच्छा, अगर ये जो है डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपने दोबारा ज्वाइन करना है ताकि मैं आपको कंप्लीट इसका जो है ना वो साइकिल आपको समझा दूं, ठीक है ना। ओके, ओके सर। ओके सर। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने देखा कि हमने जो है ये एसेट परचेज किया था पहले एग्जांपल में स्टार्ट ऑफ पीरियड में, लेकिन अगर हम एसेट परचेज करें मिड ऑफ ईयर या किसी और टाइम परचेज करें तो हम कैसे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसमें हमारा तरीकाकार वही होगा, फर्ज कर रहे हैं कि हमने मिड ऑफ ईयर परचेज किया, मिड में हमने हाफ ईयर इसको यूज किया होगा, ठीक है। तो जब हमने इसको हाफ ईयर यूज किया तो उसी लिहाज से हमारे पास जो है इसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करेंगे। हम ये रिकॉर्ड करेंगे जनाब कि जो इसकी डेप्रिसिएशन 3,000 आ रही थी तो फर्स्ट ईयर में कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, ठीक है ना। और ये फिर हमारे पास एक 6 ईयर में चला जाएगा, हाफ हमारे पास 6 ईयर का है और हाफ हमारे पास ईयर 1 का है। तो बाकी मिड में हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन जो है वो 3,000 की आएगी, और ईयर 1 में और ईयर लास्ट ईयर में 6 में हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो हाफ आएगी, ठीक है। फिर accumulation सर जी, अगर हम लोग लाइक मतलब जैसे आपने कहा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये अगर फर्स्ट ईयर की आपने निकालनी है तो सेकंड ईयर में 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 नहीं होना चाहिए अगर दूसरे साल की निकालनी है तो। ये बेटा ये स्ट्रेट लाइन में हम एक ही इसको 5 पे डिवाइड करते होते हैं, स्ट्रेट लाइन में हम हमेशा उसको एक ही अमाउंट से डिवाइड करते होते हैं। वो जब बात करूंगा ना आपसे इसकी जो है सम ऑफ ये डिजिट मेथड की करूंगा तो उसमें हमारे पास जो है वो चेंज होता है। ठीक है सर। स्ट्रेट लाइन में जब स्ट्रेट लाइन मेथड हम फॉलो करेंगे तो उसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। जी ठीक है सर। अच्छा, अब ये हमने निकाली कि मिड ईयर में हमने परचेज किया, तो यहाँ तक जो है हमारे पास जो मेथड था हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से जो है जैसे आपने कहा
मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ इस सारे को, बल्कि ये तो थोड़ा मुश्किल है, वो आपको मिड ईयर निकालना आ जाएगा, आप निकाल लेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं इसको अपने पास यहाँ इधर यहाँ पेस्ट करेंगे। और अब जो है हम स्ट्रेट लाइन की बजाय सम ऑफ ये डिजिट मेथड करेंगे। मैं एट द एंड आपको जो है ना डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि अब टाइम खत्म होने वाला तो वो बीच में रह जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं सम ऑफ years digit मेथड, ठीक है। अब सम ऑफ ये डिजिट मेथड में क्या होगा, जैसे अभी मुझे आपने कहा कि सर यहाँ पे जो है ना आप इसको जो है अब ये क्यों लिखा हुआ हर दफा कि 1/5 तो सम हम कैसे करते थे, ईयर, ये हमारे पास सम मेथड है ये वाला, ठीक है। तो हम ईयर का सम करेंगे, फर्स्ट करें 5 years है, तो 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम इन सारे 5 years का जो है वो सम करें, तो जाएगा 15 आ जाएगा। तो जो डेप्रिसिएशन ने रिकॉर्ड करनी है ईयर 1 की, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मेथड, देखें ये मैंने कहाँ शो किया है, एक्सेलरेटेड मेथड में शो किया है। तो जो हमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, तो हम पहले साल की डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये हम रिकॉर्ड करेंगे 5/15, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये हम रिकॉर्ड करेंगे 4/15, ठीक है। और यहाँ पे 3 पे, चलो बाई चांस अगर लाइफ इसकी 10 years हो या कुछ हो तो फिर तो ऐसा नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे आ जाएगा 3/15, यहाँ पर आ जाएगा 2/15, और यहाँ पे आ जाएगा 1। ये टोटल है हमारे पास, तो इसको तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमें क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगेन मैंने कहा था कि सम ऑफ जीडीसी मेथड में हम डेफिशिएंट वैल्यू पे फार्मूला लगाएंगे। तो मैं ये जो कैलकुलेशन है इसको अब मैं क्या करता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5/15, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4/15, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/15, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2/15, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/15। तो अब जब हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तब हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। हम ये कहेंगे जनाब दिस इज द बुक वैल्यू, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5000। अब मैं इसको सारे को ऐसे ठहरे, पहले मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर दूं,
फिर मैं सारे को यहाँ पे कॉपी करूंगा, फिर मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। ये हो जाएगा 4/15, ये हो जाएगा 3/15, ये हो जाएगा 2/15 और ये हो जाएगा 1/5। समझ गया आपको बात? सम ऑफ ये डिजिट मेथड में हमारे पास जो है ग्रेजुअली डेप्रिसिएशन पहले ज़्यादा होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और ये बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? हेलो? यस सर। ठीक है, ये हमारे पास है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अच्छा, अब जो है जो हमारे पास एक मेथड और था जो हमने देखा था यहाँ पर, वो भी हम डिस्कस कर लें, वो यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। अच्छा, हम अब होता ये है कि जो भी हम यूनिट, जो ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मशीनरी परचेज की, तो बंदा हमें कहता है ना, बात ये है कि हम आपने मशीनरी तो परचेज कर ली है, लेकिन जो मशीनरी जो है वो आपने जो परचेज की है वो जो है वो आप तकरीबन जो है आपका 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेगी। 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद मशीनरी की वैल्यू लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो अब 1 लाख उसने जो परचेज करने हैं, अब सो यूनिट जो है, अब हम यहाँ पे कहते हैं, यहाँ ये हमारे पास जो है ईयर है, ये 1 2 3 4। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमें ये नहीं पता कि उसकी लाइफ ईयर्स में कितनी है, हमें सिर्फ इतना पता है कि उसकी लाइफ जो है आउटपुट में कितनी है। हमने कहा था जनाब ईयर 1 में हमने उसने कभी टोटल जो है आउटपुट जो है, टोटल आउटपुट जो उसने बताई है, फर्ज करें उसने हमें बताई, अगर अगर उसने टोटल आउटपुट नहीं बताई है ना, तो आप जो है क्या करना है,